गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन आपको करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा जो पुरातात्विक स्रोत वाला जो टॉपिक है वो चल रहा है। अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। कल हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम पुरातात्विक स्रोत के बाद हम उत्खनन से प्राप्त मृत भांड, औजार और उपकरण को पढ़ेंगे। इससे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों के एक बार फिर अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सबसे विश्वसनीय है वो पुरातात्विक स्रोत ही है बच्चों। पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व का तात्पर्य है अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना। तो पुरातत्व का अभिप्राय क्या है? जो अतीत के अवशेष हैं, पुरातत्व जिनको खुदाई से प्राप्त किया गया है, ऐसे लेख, अभिलेख, शिलालेख, मृद भांड, बर्तन, आभूषण, मोहरें, सिक्के, जिनके माध्यम से हम मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। नई खोज हो चुकी है, नए साक्ष्य आ चुके हैं और आईआईटी ने नए शोध किए हैं जिसके अनुसार हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो, जो हमारी जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले खुदाई थी वो हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम है वो उसके शहर के नाम से हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ गया। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदी के सहायक नदियों के किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। तो नए जो खोज है, नए शोध हुए हैं, जो हमें इस सभ्यता के बारे में नए प्रमाण मिले हैं, इससे पता चलता है कि ये सभ्यता करीब 5 से लेकर 6000 BC, यानी वर्तमान समय से करीब 7 से लेकर 8000 वर्ष पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। यानी उसका काल है वो करीब आज से 8000 से लेकर 7000 वर्ष बैठता है। कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी, जैसे कलिंग नरेश खारवेल हुआ था, उसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जैसे रुद्रदामन की हमें जानकारी उसके जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो रुद्रदामन की जानकारी हमें किसके अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। एक विदेशी होते हुए रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में अपना अभिलेख है वो उत्कीर्ण करवाया था। तो कलिंग नरेश जो कलिंग नरेश खारवेल था, उसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो इतिहास के या अन्य राजाओं की जानकारी अलग अलग अभिलेखों, शिलालेखों से, अशोक के बारे में ज़्यादातर जानकारी उसके अभिलेख, शिलालेख, स्तूपों के माध्यम से मिलती है। इतिहास के भौतिक साक्ष्य इन्हीं स्रोतों में से पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन निम्नलिखित किया जा सकता है। तो पहले उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, खुदाई से मिले अवशेष, खुदाई जिन्हें खोद कर निकाला गया था, जिन्हें खोदा गया था और खोद कर जिन्हें अवशेष के रूप में प्राप्त किया गया था। ऐसे अवशेष हमें विभिन्न सभ्यताओं, विभिन्न युगों, विभिन्न जो साम्राज्य थे उनकी खुदाई से भी प्राप्त हुए हैं। चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता कर लें, चाहे हम मौर्य काल के अवशेष ले लें, चाहे गुप्त काल के ले लें, चाहे वर्धन काल के अवशेष ले लें। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां, शैलचित्र या अन्य कलाकृतियां भी आती है। तो उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के बारे में मैंने जैसे आपको बताया है, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, इसके अतिरिक्त अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, मोहरें, मुद्राएं, स्मारक, विभिन्न भवन, मूर्तियां, शैलचित्र, कला,
और अन्य कलाकृतियाँ भी इसमें शामिल हैं। ये अन्य कलाकृतियाँ भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो जैसा आपको बताया है, उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, शैलचित्र और अन्य कलाकृतियाँ इसमें शामिल हैं। तो उत्खनन से प्राप्त या खुदाई से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? जिसमें हम मृद भांड, मृद का अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी से बने हुए भांडे या बर्तन, जिनमें विभिन्न घड़े, बर्तन, इसके अतिरिक्त खाना बनाने के बर्तन, पानी भरने के बर्तन ये शामिल हैं। औजार, उस समय के औजार, पाषाण औजार, लकड़ी के औजार, हड्डियों के औजार, इसके अतिरिक्त तांबे के, लोहे के औजार, ये भी हमें खुदाई से मिले हैं और अन्य उपकरण भी हमें मिले हैं। तो पाषाण कालीन मानवीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत हैं। उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष हैं वो ही इनके मुख्य स्रोत हैं। तो पाषाण कालीन जो पत्थर युग, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं, तो मानवीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत हैं। तो पाषाण कालीन मानवीय सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी उत्खनन से प्राप्त अवशेषों पर आधारित है। तो उस समय के जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आधुनिक पाषाण, जिसे 5 लाख से लेकर 12,000 से लेकर 10,000 और 10,000 के बाद 10,000 वर्ष के बाद और आधुनिक काल या 8,000 तक का काल है, वो नव पाषाण कहलाता है। उस समय के मनुष्य के जो औजार थे वो अपरिष्कृत थे, नुकीले तीखे, बेडोल थे। किस प्रकार से वो पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थरों से शिकार करता था, पत्थरों को नुकीला चौकोर बनाया जाता था, जिसके माध्यम से उन्हें तीखा हड्डियों के आगे बांधकर या लकड़ियों के आगे बांधकर जानवरों को मारा काटा या उनका मांस है वो तोड़ा जाता था। तो पुरावशेष मुख्य स्रोत हैं। प्राप्त औजार और मृद भांड यानी मिट्टी के भांडे या बर्तन से हम भारत में मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी जानकारी उत्खनन से प्राप्त, उत्खनन या खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही होती है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी जानकारी भी हमें उत्खनन से प्राप्त खुदाई में मिली। मोहरों, बाटों, इसके अलावा भांड, मृद भांड, खिलौने, आभूषण, मणके, स्फटिक से मिलती है। प्रारंभ में पाषाण उपकरण अधिक मिले हैं। इससे हमें पाषाण युग के बारे में जानकारी मिलती है। जब मृद भांड का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले। जब मिट्टी के बर्तनों का उपयोग है वो मनुष्य करने लगा था, जब वह मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे, उन्हें धूप में पकाना, उन्हें चाक पर बनाना, उन्हें सुखाना, फिर उन्हें धूप में पकाकर उन्हें अग्नि में जलाकर पक्का करना, फिर उन पर गेरुआ या काले रंग से चित्रित करना। जब मृद भांड का उपयोग मनुष्य ज़्यादा करने लगा तो ये मृद भांड हमें अवशेष के रूप में मिले हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृद भांड संस्कृतियां रही थी। इतिहास के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृद भांड, मिट्टी के भांड या बर्तन रहे थे। गेरवे, रंग युक्त मृद भांड संस्कृति, ऑर्ची कलर्ड पोट्री और ओसीपी संस्कृति, जिसमें बर्तन थे वो गेरुए रंग के, ज़्यादा गहराई वाले, ज़्यादा लाल थे। तो गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। हाँ, तो ऑर्चरी कलर्ड पोट्री और ओसीपी संस्कृति, काले और लाल मृद भांड संस्कृति। जिस काल में मनुष्य के जो मृद भांड थे, बर्तन थे, वो काले होते थे या लाल होते थे, उन्हें काले या लाल रंग से चित्रित किया जाता था। काले रंग से उसका ऊपर
मृद भांडों को उनके ऊपर चित्रित किया जाता था। तो काले और लाल मृद भांड परंपरा, काले और लाल मृद भांड परंपरा। तीसरी है चित्रित स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति। स्लेटी रंग का प्रयोग है वो मिट्टी के बर्तन बनाने, तो चित्रित स्लेटी रंग, तो चित्रित जिसे चित्र सहित बनाया जाता था, स्लेटी रंग का प्रयोग किया जाता था, इनकी मृद भांड संस्कृति। चौथा है उत्तरी काली चमकीला परंपरा। उत्तरी काली चमकीला परंपरा, जिस समय के जो बर्तन थे नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर और NBPW संस्कृति। तो ये 4 संस्कृति उस समय हमें प्राप्त हुई है, ये अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। उनमें गेरवे रंग युक्त मृद भांड, यानी गेरवे रंग के जो मिट्टी के भांड माने बर्तन होते थे उस समय की संस्कृति। काले और लाल मृद भांड, इसके बाद में काले रंग की और लाल मिट्टी के बर्तन की परंपरा हो गई। तीसरा है चित्रित स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति, जिस समय चित्रित उन पर स्लेटी रंग से चित्रित किया जाता था। और चौथा है उत्तरी काली चमकीली परंपरा, जिस समय के बर्तन थे वो काले थे, चमकीले थे और इन पर विभिन्न प्रकार से गेरवे रंग से या काले बर्तनों को या बर्तनों को पकाकर उन पर काला रंग है वो रंगा जाता था। उत्खनन से हमें, जैसा कि आपको पता है, उत्खनन से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं, उस समय की हमें सड़कें भी मिली हैं, उस समय की नालियाँ, पेयजल की व्यवस्था, उस समय के भवन, पक्के और कच्चे ईंटों से बने हुए भवन, तांबे के बर्तन, तांबे के औजार, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, कांसे की सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि पुरावशेष मिले हैं, जिससे उस समय के मानव समाज और संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। तो उत्खनन से प्राप्त सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे के, कांसे के औजार, सामग्री, उपकरण, बर्तन, आभूषण हमें पुरावशेष में मिले हैं, जिससे उस समय के मानव समाज और संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। तो उत्खनन से हमें सड़कें भी मिली हैं, नालियाँ भी मिली हैं, भवन भी मिले हैं, तांबे और कांसे की सामग्री भी, औजार, बर्तन, आभूषण मिले हैं। इससे उस समय के मानव समाज, संस्कृति, उसके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन, उसकी कर प्रणाली, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख, अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व स्रोतों में अभिलेख का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अभिलेख तिथि युक्त होते थे और समसामयिक होते थे। उस समय के होते थे, समसामयिक का मतलब है करंट, उस समय के समकालीन होते थे। समकालीन, तिथि युक्त और समकालीन होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। शासन विशेष की तिथि, क्रम और उपलब्धियों की जानकारी इन्हें अभिलेखों से ही होती है। जैसे अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कलिंग नरेश खारवेल, स्कंदगुप्त, इसके अतिरिक्त रुद्रदामन, इनकी जानकारी उनके अभिलेखों से होती है। स्थानाभाव के कारण इनकी अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती। इसमें हमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती। इसमें शासक और व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य, समसामयिक घटनाओं की उल्लेख होता है। जैसे कि अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख से हमें अशोक के बारे में, उसके धर्म, उसके रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता, सामाजिक धार्मिक जीवन, कला, संस्कृति, सभ्यता, मोहरे, मुद्राएं, सिक्के, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति, जिससे हमें सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यदि ये स्रोत न हो तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी रहेगी। तो इनसे हमें जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख हमें ज़्यादातर, अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं। सम्राट अशोक, जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था, अशोक के अभिलेख खरोष्टी और ब्राही लिपि में है। अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के शिलालेख भी मिले, स्तंभ लेख भी मिले, गुहा लेख भी मिले। इसके अलावा अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया था। तो अशोक के अभिलेख कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नमूने हैं। ये अभिलेख लंबे कलात्मक दृष्टि से शिलाओं पर उत्कीर्ण थे,
जिन्हें वो समकालीन थे, राजाओं की प्रसिद्ध राजाओं के बारे में और समसामयिक होने के कारण ये जानकारी के स्रोत हैं। जूनागढ़ का रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख उसमें रुद्रदामन की काफ़ी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मेहरौली का लोह स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी गांव स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख महत्वपूर्ण है। ताम्र लेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी, ताम्र अभिलेख है उनसे गुप्तों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुनः ताम्रपत्र अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का ताम्रपत्र अभिलेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी जिसका विवाह है वो वाकाटक नरेश से हुआ था। ये समस्त जानकारी अभिलेखों से मिलती है। गुहा लेखों में अशोक के बराबर की गुहा लेख, गुहा माने गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए अभिलेख, तो गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए अभिलेखों में बराबर की या बार बार की गुहा लेख, दशरथ के नागार्जुन गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक और नानागढ़ गुहा लेख अधिक उपयोगी हैं। कई मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग के शासकों के लेख लिखवाए हैं जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मूर्ति लेख कहलाते थे। इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय में महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमें उस समय के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा। ये अभिलेखों में जो प्रमुख अभिलेख हैं, चाहे अशोक के अभिलेख हो, चाहे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हो, चाहे अशोक के शिलालेख हो, खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख हो, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख हो, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख हो, जिससे हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है। तो ये अभिलेख महत्वपूर्ण है। अभिलेखों के बारे में आपको लिखना है कि अभिलेख यानी कि जिन्हें पत्थर पर, सख्त दीवारों पर, विभिन्न प्रकार की धातुओं पर जिन्हें उकेरा जाता था, जिन्हें उत्कीर्ण किया जाता था, और विभिन्न प्रकार की शिलाओं पर जिन्हें उत्कीर्ण किया जाता था, ऐसे लेख अभिलेख कहलाते थे। तो इनके बारे में आपको लिखना है। जितना मैंने अंडरलाइन कराया है, जितना महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बताया है, उसको लिख कर याद करना है। ये आपका होमवर्क है।